नमस्कार ओमकार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। सर, हिमाचल प्रदेश में ऐसा क्या हो गया है कि सुक्खू मंत्रिमंडल के एक के बाद एक कई नेता योगी के मुरीद होते जा रहे हैं। अब आप देखिए, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर क्या कह रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि योगी जी ने बड़ा अच्छा काम किया शिक्षा के क्षेत्र में, उनकी जैसी योजनाएं हिमाचल में भी लानी चाहिए। बहुत शुभ संकेत है एक तरीके से इस सुरम्य पहाड़ी राज्य की तरफ से। और वैसे भी अगर हम देखें तो कांग्रेस की जो मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति है वो कम से कम इस पहाड़ी राज्य में तो लागू नहीं ही होती है, क्योंकि वहाँ तो 1.5-2% मुस्लिम भी नहीं होंगे। मोर देन 95% हिंदू ही हैं और अदर जो रिलीजन के लोग हैं वो रहते हैं। तो उस लिहाज से भी अगर हम देखें, या जो पिछले कुछ समय से हम घटनाक्रम देख रहे हैं सदन के अंदर भी सदन के बाहर भी, जिस तरीके से इनके मंत्री अनिरुद्ध सिंह हों या विक्रमादित्य सिंह हों, उनका जो स्टैंड रहा है हिंदुत्व को लेकर के, मस्जिदों को लेकर के, आंदोलनों को लेकर के, जनता जनार्दन के रुख को लेकर के, उसके आगे मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से लेकर के और पार्टी का जो नेतृत्व यहाँ दिल्ली में बैठा हुआ है वो सब सन्न है पूरी तरीके से। अब विक्रमादित्य सिंह को अगर दिल्ली बुला करके समझाना पड़ा कि भाई आप ऐसा मत करिए, यानी योगी जी का एजेंडा अपने यहाँ लागू मत करिए, हमारी तो अलग नीति है। मतलब वैसे कांग्रेस ही खुल करके भी तो नहीं कह पा रहे हैं कि हमारी नीति ये है कि अगर कोई थूक रहा है खाने में तो खाना ही पड़ेगा लोगों को, या अगर वो मूत्र मिला रहा है जूस में तो वो जूस पीना ही पड़ेगा। यानी आप ये स्पष्ट करिए ना कि आपकी नीति यही है कि अगर कोई अपशिष्ट मिला रहा है भोजन में तो आप चाहते हैं कि वो मिलाता रहे, उसके रोके टोके ना, उसको गिरफ्तार ना किया जाए, या उसकी दुकान पर उसका नाम ना लिखाया जाए, उसकी पहचान उजागर ना की जाए। तो लोगों को आप धोखे में रखना चाहते हैं, उनको अपशिष्ट खिलाते रहना चाहते हैं। और जो एजेंडा है इस समय कुछ कट्टरपंथी, कुछ क्या मोस्टली कट्टरपंथी मुसलमानों का, आप उसको आगे ले जाना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। और अगर आपका कोई मंत्री उस पर रोक लगाने की कोशिश करता है, योगी सरकार की देखा देखी कि यहाँ भी नेम प्लेट लगेंगी और पहचान उजागर करनी पड़ेगी, अपना पहचान पत्र भी दिखाना पड़ेगा जो भी आपके कस्टमर आते हैं, तो उस पर भी आपको ऐतराज है कि आप उत्तर प्रदेश की तर्ज पर हिमाचल को क्यों ले जाना चाहते हैं। बहरहाल मुझे ऐसा लगता है अंजू जी, अभी फौरी तौर पर तो चूंकि हरियाणा में चुनाव हैं, अभी कल मतदान होने वाला है, उधर जम्मू कश्मीर में निपट ही गया है, लेकिन केवल इन दो राज्यों का प्रश्न नहीं है। झारखंड में अभी चुनाव होना है, महाराष्ट्र में अभी चुनाव होना है, दिल्ली में अभी चुनाव होना है, और इसके बाद भी 4 और राज्यों में अगले 2 सवा 2 साल में चुनाव होने वाले हैं। इनमें बिहार भी है, इनमें असम भी है, इनमें तमिलनाडु भी है, इनमें पश्चिम बंगाल भी है। तो कांग्रेस का जो कुल मिलाकर के इन चीजों पर धूल मिट्टी डालने का, पर्दादारी करने का और ये सब बदतमीजियां चलते रहने देने की जो उनकी नीति है, उसके पीछे सोच एक्चुअल में यही है कि अगर हमने योगी आदित्यनाथ का या उत्तर प्रदेश का या हिंदुओं का जो ऐतराज है इन चीज़ों को लेकर के, उस एजेंडे को हमने लागू किया तो हमें अलग अलग प्रदेशों में मुस्लिम कम्युनिटी के कोप भाजन का शिकार होना पड़ेगा। खास तौर से इनको लगता है कि झारखंड जैसे राज्य, असम में भी बहुत मुस्लिम हैं, महाराष्ट्र में भी बहुत मुस्लिम हैं, तमिलनाडु में भी थोक में हैं जो डिसाइडिंग फैक्टर हैं। तो आने वाले जो चुनाव, बिहार अगेन पूरा सीमांचल का इलाका जो बंगाल से लगता हुआ इलाका है, वहाँ तो बहुत सारी सीटें जहाँ पर ये असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने करिश्मा कर दिया था, 4-5 सीटें जीत ली थी। तो कांग्रेस की चिंता वो है, तो वो यही रोक देना चाहते हैं, हिमाचल में ही रोक देना चाहते हैं। पर ये जो रोहित। ठाकुर वाला जो प्रकरण आपने बताया, ये अपने आप में चौंकाने वाला है, क्योंकि सर, योगी आदित्यनाथ की सरकार जो है वो तो उस नीति पर चल रही है
कि अतीत में जो पाठ्यक्रम में गड़बड़ियां की गई हैं, मैं कहूँगा बदतमीजियां की गई हैं, गलत तरीके से इतिहास लिखा गया है, कुछ ऐसे लोगों को ग्लोरीफाई किया गया है जिन्होंने जो आतताई बन करके आए थे, आक्रमणकारी बन करके आए थे, जो हिंदुओं का मुगल। दमन कर रहे थे, उनको गुलाम बना करके रखना चाह रहे थे, और जो अकबर महान बताने वाली पुस्तिकाएं हैं, पाठ्यक्रम हैं, तो उनको ठीक करने में लगी हुई है आजकल योगी सरकार तो, और सेंट्रल गवर्नमेंट भी। तो और वो अगर हिमाचल के एजुकेशन मिनिस्टर को पसंद आ रहा है तो अगेन कुछ ऐसे संकेत तो हैं अंजू जी जो कांग्रेस नेतृत्व के लिए अशुभ का संकेत दे रहे हैं। सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि ये जो पिछले हफ्ते एक डेलीगेशन गया था उत्तर प्रदेश लखनऊ, जिसमें रोहित ठाकुर भी गए थे। इन्होंने वहां पर स्कूलों में भी देखा कि किस तरह से पाठ्यक्रम को लेकर क्या हो रहा है। फिर इन्होंने योगी आदित्यनाथ के साथ मुलाकात भी की, और योगी आदित्यनाथ ने उनको जो ऑपरेशन कायाकल्प, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि मुगलों को जो हीरो बनाने की रवायत रही है इस देश में, हमने तो यही पढ़ा मुगल बड़े ग्रेट थे, तो वो बदलने की है। अलंकार है, सीएम मॉडल मॉडल कंपोजिट स्कूल स्कीम जो है, ये सारी की सारी चीजें योगी आदित्यनाथ ने इनके साथ डिस्कस की हैं। और वो कह रहे हैं कि योगी का मॉडल बहुत अच्छा है, अगर हम उसको अपने राज्य में अपनाएं तो इससे बुराई क्या है। तो मेरा तो सवाल सर ये है कि ये उत्तर प्रदेश ही क्यों गए? हिमाचल के मंत्रियों को योगी ही पसंद क्यों आ रहे हैं? ये लोग उठकर कर्नाटक क्यों नहीं चले गए? वहां जाकर देख लेते, वहां भी तो कोई शिक्षा मॉडल होगा। लेकिन फिर यूपी क्यों, योगी क्यों? कर्नाटक का आप चर्चा कर रही हैं अंजू जी, क्या मतलब आप मजाक कर रही हैं? वहां पर शिक्षा मॉडल थोड़ा है, वहां तो लूट मॉडल है। अब सर आप है तो देखिए कांग्रेस की कि सरकार, मैं तो हाँ, कांग्रेस शासित राज्यों की बात करी, वहां क्यों नहीं जा रहे ये लोग? इसका तो मतलब है वहां कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर ऊहापोह है। तो मैं यही कह रहा हूं कि वहां शिक्षा मॉडल थोड़ा लागू होगा, वहां तो लूट मॉडल लागू होगा। अब सीएम की धर्मपत्नी को 12 प्लॉट जो है वो सरेंडर करने पड़ रहे हैं मैसूर विकास प्राधिकरण को। और बरसों पहले जो है वो किस तरीके से हड़पे गए थे, एक मामूली जगह पर कोई जमीन जो अधिग्रहित की गई थी या अधिग्रहित कराई गई थी, वो एक रणनीति के तहत, ताकि शहरों में उसके कई गुना कीमत के जो है प्लॉट या हड़प लिए जाएं, तो वो सब उसके लिए कर्नाटक जाना जाता है। अच्छा, तेलंगाना तेलंगाना अगेन जो है वो वहाँ पर जिस तरह का सामाजिक और दूसरा समीकरण है, और जिस तरीके से वहाँ ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है, तो वो वहाँ पे तो संभव ही नहीं है ना। कर्नाटक में तो ये हाथ भी नहीं लगा सकते पाठ्य पुस्तकों को, जिस तरह के वहाँ कारनामे होते रहे और जिस तरह की उग्रता हमें दिखाई देती है मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से। ये हिजाब वाला मसला तो वहीं से शुरू हुआ था, बिल्कुल बिल्कुल। जिसको हमें भारतीय जनता पार्टी सरकार ने आगे नहीं बढ़ने दिया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और ऊपर जितना भी ये इकोसिस्टम है वो किस तरह के हथकंडे उस समय अपना रहा था। एक लड़की को किस तरीके से वायरल किया गया था, जो बेहद मॉडर्न जिसकी तस्वीरें सामने आई, लेकिन जानबूझ करके वो वहां उस दिन प्रोपेगेंडा करने के लिए, वीडियो बनाने के लिए बुर्का पहन करके पहुंची थी। तो ये सब चीजें जो हैं, इनके प्रदेशों में तो अलग तरह की एक संस्कृति हमें दिखाई देती है, जिसको ये लोग बढ़ावा देते हैं जानबूझ करके। अब हिमाचल में जो चल रहा है, जो मैं कह रहा था कि कांग्रेस नेतृत्व के लिए अशुभ संकेत मिल रहे हैं वहां से, वो मैं कह ही इसलिए रहा हूं कि चाहे संजौली शिमला का मसला हो, चाहे मंडी का हो, या अब जो बिलासपुर से लेकर के तमाम दूसरी जगहों पर जिस तरीके से लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, एक उबाल देखा जा रहा है। और ये उबाल केवल हमें क्षणिक या सामयिक नहीं लग रहा है, इसके पीछे कुछ तो चीजें हैं। चुनाव से पहले वहां पर सत्ता में वापसी करने के लिए जिस जिस तरह के वादे कांग्रेस ने किए थे, और क्या क्या नहीं कहा था, महिलाओं के लिए भी, युवाओं के लिए भी, जो सेब के बागान चलाने वाले लोग हैं उनके लिए भी, किसानों के लिए भी, अलग अलग सेक्टर के लोगों के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कितने हजार किलोमीटर सड़क बना देंगे, क्या क्या सब्ज बाग नहीं दिखाए थे। लेकिन आज हालत क्या है? आज हालत ये है कि समय पर
कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा है, समय पर पेंशन जारी नहीं कर पा रही है सरकार। तो ऐसे में अगर कहीं कुछ विचलन दिखाई दे रहा है सरकार के भीतर बैठे हुए मंत्रियों में ही, और 3 मंत्रियों के अलग विचार अब तक प्रो हिंदुत्व हमें साफ साफ दिखाई देने शुरू हुए हैं। संजौली वाली धर्मशाला को उसको लेकर के, मस्जिद को लेकर के अनिरुद्ध सिंह ने बिल्कुल एकदम अलग स्टैंड लिया था। उस पर मुख्यमंत्री को सदन के भीतर आश्वासन देना पड़ा कि अवैध होगी तो गिराई जाएगी, फिर ऊपर से कुछ कहा गया तो उनके सुर बदले। दूसरे, विक्रमादित्य सिंह ने जो नेम प्लेट को लेकर के एक अलग रुख अपनाया और बाकायदा फेसबुक पर एक पोस्ट जारी की जिसमें योगी आदित्यनाथ का फोटो लगा हुआ था। तो ये सारी चीजें, ये जो संक्रमण है भीतर का कांग्रेस का, वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और जो मैं अशुभ की बात कर रहा हूं वो ये है कि साहब, अगर आधा मंत्रिमंडल आपका, आधा नहीं तो 1/4 लगा लीजिए, 1/4 मंत्रिमंडल अगर अलग दिशा में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, अलग सुर लेता हुआ दिखाई दे रहा है, हिंदुत्व का पक्ष लेता हुआ दिखाई दे रहा है, तो मुझे लगता है कि जिस समय सरकार का गठन हुआ था, मुख्यमंत्री पद को लेकर के जिस तरह से जूतों में दाल बटती हुई देखी थी, उसको मद्देनजर हम ये कह सकते हैं पिछले साल वो 5-6 एमएलए ने बगावत भी कर दी थी, जिसको किसी तरीके से संभाला गया। तो लग ये रहा है कि आने वाले कुछ महीनों में कुछ गड़बड़ होने वाला है हिमाचल में। उसकी पृष्ठभूमि अब तैयार हो रही है, आधारशिला रखी जा रही है। बिल्कुल सर, विक्रमादित्य सिंह को तो दिल्ली बुलाकर आला कमान ने डांट भी लगाई थी, फिर थोड़े उनके सुर बदले थे। अब तो ऐसा लग रहा है कि आला कमान ये पूछेगा कि पहले तो ये बताइए कि शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश गए कब, किसने उनके जाने पर मोहर लगाई, क्या मुख्यमंत्री को पता था, डिप्टी सीएम को पता था? क्योंकि सवाल तो ये उठेगा कि योगी राज में क्यों गए भाई, वहां की शिक्षा नीति देखने क्यों गए? और उनको भी मुझे लगता है आने वाले दिनों में हो सकता है रोहित ठाकुर को भी तलब कर लिया जाए आला कमान की तरफ से कि ये क्या कर रहे हो भाई। किस किस को करेंगे और क्या कोई बंदिश है या कोई इस तरह का तय हो गया है कि जो ऊपर वाले चाहेंगे वही आपको करना पड़ेगा? अब आप देखिए ना कि चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हों, चाहे केसी वेणुगोपाल हों, उनसे मुलाकात करने के बाद जो कहा गया होगा कि भाई बाहर मीडिया खड़ा है, जरा आप जा करके कह दीजिए कि, कहा तो ये गया होगा कि अपनी गलती मान लीजिए, स्वीकार कर लीजिए और आगे ऐसा नहीं होगा, इस तरह की बात कह दीजिए। क्या ऐसा विक्रमादित्य सिंह ने कहा? नहीं कहा। उन्होंने गोलमोल बातें की। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के राजनीतिक घटनाक्रम पर बातें हुई, प्लान जो योजनाएं हैं उन पर बात हुई, जो हमारा दृष्टि पत्र था, कितने वादे पूरे कर पाए उस पर चर्चा हुई, और हाँ, इस मुद्दे पर भी चर्चा हुई। लेकिन इसके आगे तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। और जब वो शिमला पहुंचे वापस तो उनके सुर फिर बदले हुए थे। उन्होंने फिर वही कहा कि जो हेल्थ है वो सर्वोच्च स्थान पर है लोगों की, और उनके हेल्थ की हमें चिंता करनी ही है। तो हाईकमान क्या कर लेगा? अगर आप वीरभद्र सिंह के बेटे को मंत्रिमंडल से बाहर निकालते हैं, किस किस को निकालिएगा? अनिरुद्ध को भी निकालेंगे, या अभी जो ठाकुर रोहित, साहब आए होकर के और योगी जी का गुणगान कर रहे हैं, उनको भी आप निकालेंगे? किस किस को निकालेंगे? 5-6 एमएलए को आप पहले निकाल चुके हैं, तो सरकार तो आपकी गई। तो या तो आप सरकार बचा लीजिए, या आप हिमाचल को लेकर के जो आपकी कट्टर नीति ऊपर से थोपी जा रही है हर राज्य पर, हर राज्य सरकार पर, कि साहब मुस्लिम कुछ भी करें, एक समुदाय विशेष कुछ भी करता रहे, आंखें मूंदे रहिए। वो चाहे जो खिलाता रहे लोगों को, उनका धर्म भ्रष्ट करता रहे, उस पर कोई एक्शन मत लीजिए। क्या ये चलने देंगे? तो ये सर केवल केवल हिमाचल की बात नहीं है। आप अंजू जी देखिएगा, और जरा 1-1.5-2 साल बीतने दीजिए, हर राज्य में मजबूर हो जाएंगी पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी की दिशा पकड़ने के लिए। और चुनाव के समय तो हम और आप देख रहे हैं ना, चाहे प्रियंका गांधी वाड्रा हों, चाहे राहुल गांधी हों, चाहे दूसरे नेता हैं, वो सब
मंदिर मंदिर चक्कर काटना शुरू कर देते हैं, तो इनकी मजबूरी हो जाएगी। और 1.5-2 साल जरा गुजरने दीजिए कुछ। और अभी नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार जो है कुछ बड़े ऐलान करने जा रही है, उसकी तैयारी हो रही है, तो उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। ये सब बीजेपी के ही ताल पर नृत्य करते हुए दिखाई देंगे आपको। सर, और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो ऊपर से तुष्टिकरण की नीति थोपी जाती है आला कमान की तरफ से, वो सब जगह नहीं चल सकती, और हिमाचल में तो बिल्कुल नहीं चल सकती। सर, सुक्खू जी ने खुद कहा था जब वो सीएम बने थे कि 97% जहां पर हिंदुओं की आबादी है वहां पर हमने बीजेपी को बाहर कर दिया। तो वहां पर तो हर एक विधायक हिंदू वोटों से जीता है। तो ऐसे में वहां के विधायक, सर, वहां के नेता हिंदुओं को नाराज कर ही नहीं सकते। तो उनको तो ये सब कुछ करना ही पड़ेगा जो वो कर रहे हैं, और हम ये मानकर चलते हैं कि आने वाले दिनों में उनको भी बुलाया जाएगा। लेकिन सर, हिमाचल में एक चीज और हो रही है। अब तो वहां ऐसा लग रहा है कि लोग फिर से हाथ में लोटा लेकर खेतों में जाते दिखेंगे, क्योंकि वहां पर तो टॉयलेट टैक्स नाम से भी एक टर्म आ गई है कि जो शहरी इलाके हैं वहां पर जितने टॉयलेट है, जितनी टॉयलेट सीट है, उनको हर महीने 25 रुपए देने पड़ेंगे। ऐसी ऐसी स्कीम भी, ऐसा जैसे कहते हैं, नोटिफिकेशन भी जारी किया था हिमाचल सरकार ने, जिस पर हाय तौबा मची हुई है। मतलब ये हद है। आप कितना नीचे स्तर पर जाकर के सोच सकते हैं, और लोगों को सुविधाएं प्रोवाइड कराने के बजाय उन पर किन किन तरह के टैक्स थोप सकते हैं। तो ये तो इंतहा है, और ये कोई स्वीकार्य थोड़ा होगा, ये किसी को भी स्वीकार्य नहीं होगा। जो धनी मानी लोग हैं वो भी इसको स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि आप किसी के टॉयलेट तक में अगर घुस गए हैं, वहां भी आप टैक्स लगा रहे हैं, तो फिर आप कहाँ कहाँ घुसेंगे? फिर तो आप बिस्तर भी गिनेंगे लोगों के कि इस घर में कितने बिस्तर हैं। ये बिस्तर के हिसाब से भी लगाओ भाई। फिर खटमल गिनने लगेंगे कि इस घर में जो चारपाई है उसमें कितने खटमल हैं, उसके हिसाब से टैक्स लगाइए आप। तो ये तो कहाँ जाकर के थमेगी ये हिमाचल सरकार। अब चुनाव से पहले आप तमाम तरह के ऐलान करते हैं कि हम ये सुविधाएं देंगे, ये सुविधाएं देंगे, हर वर्ग को खुश कर देंगे। 1 लाख रोजगार देने की बात कही थी ना प्रियंका गांधी वाड्रा ने। और सरकार का गठन होते ही जब मीडिया ने पूछा कि ये 1 लाख रोजगार कब तक दे देंगे, मतलब सरकारी नौकरी कब तक दे देंगे, तो सुक्खू ने कहा कि नहीं, इतने छोटे से राज्य में 1 लाख नौकरियां तो हम दे ही नहीं सकते हैं। रोजगार की बात कही थी, तो रोजगार जो है वो जनरेट करने की कोशिश करेंगे। तो ये सारी चीजें जो चुनाव से पहले कुछ और चुनाव के बाद कुछ, मुझे लगता है कि ये जो आदेश है ये इनको फिर वापस ही लेना पड़ेगा। सर, पर आप ये देखिए ना कि अभी तनख्वाह भी रोकी गई थी। पहली बार इतिहास में ऐसे हुआ कि 1 तारीख को हिमाचल में सरकारी कर्मचारियों की सैलरी नहीं आई, वो भी 3-4-5 दिन रोकी गई। फिर अलग तरह की दलीलें उसमें दी गई। तो क्या ये माना जाए कि ये जो फ्रीबीज थी, मुफ्त की योजनाओं का ऐलान किया गया था, इसके चलते जो अर्थव्यवस्था है हिमाचल की, वो इस तरह से गड़बड़ा गई है कि उनको लग रहा है कि टॉयलेट सीट के बहाने कुछ पैसा इकट्ठा किया जाए। मतलब मोदी जी ने घर घर टॉयलेट बनवाए लोगों के, तो उसका कुछ फायदा उठाया जाए, वहां से इंधमारी की जाए पैसे के लिए। देखिए, हिमाचल की ही बात नहीं है अंजू जी। अगर मैं सीरियस नोट पे आऊं तो इस देश के बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जो आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, और ये जो आपने फ्रीबीज की बात कही है, इसके चलते भी, जो वित्तीय अनियमितताएं होती हैं उसके चलते भी, और येन केन प्रकारेण सत्ता में लौटना ही है, तो जो चाहे उतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं कर दीजिए, लोगों को लुभाइए, वोट पाइए, और उसके बाद राज्य के खजाने का बेड़ा गर्क कर दीजिए। इस देश में इस समय करीब 12-13 स्टेट ऐसे हैं जो 5 से लेकर के 7 लाख करोड़ रुपए के कर्ज के नीचे हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि ये सारा मिलकर के, ये तो देश के सिर के ऊपर कर्ज रखा हुआ है ना भाई। हिंदुस्तान जो है वो ऑलरेडी बहुत सारा कर्ज अतीत में ले चुका है। 2014 से पहले बहुत सारा कर्ज लिया गया है, और वो कर्ज जो है वो उसकी तो ब्याज की ही वापसी नहीं हो पा रही थी। कम से कम मोदी सरकार ने उसके ब्याज की भी वापसी की है, और जो मूल है उसको भी लौटाना शुरू किया है। बहुत कम लोगों तक ये जानकारियां जाती हैं, लेकिन राज्यों
का वित्तीय प्रबंधन अगर अनुशासित नहीं होगा, ठीक तरीके से नहीं चलाएगा, और जितने आपके खर्चे हैं उससे अधिक अगर आमदनी आप नहीं करेंगे, तो ये तो आप अपने घर पे लागू करके देख लीजिए, मैं अपने घर पे लागू करके देख लूं। बिल्कुल। मेरे पास जितने मेरे पैर हैं उतनी चादर रहेगी ना, चादर के अनुसार ही पैर फैलाऊंगा ना मैं। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आमदनी तो है 54 और मैं हर महीने जो है 98 खर्च करूंगा। अगर करेंगे तो आप कब तक सरवाइव करेंगे, कितना उधार लेंगे और किस किस का उधार लेंगे, और वो आपको वापस लौटाना है कि नहीं लौटाना है। तो ये अल्टीमेटली जो है घर को चौपट करने वाली बात होती है। ये जो कई बार घर में हो जाता है ना कि 5-6 लोग हैं, उनमें से 2 एक शराबी हो गए, 1-2 जुआ खेलने वाले, सट्टा खेलने वाले हो गए, और एक ही कोई कमाने वाला है, बाकी सब खाने वाले हैं और तमाम तरह के उल्टे सीधे शौक भी पाल रखे हैं। तो ये ही हाल राज्यों का कर दिया गया है। आप सत्ता में आकर के मौज लेना चाहते हैं, अय्याशी करना चाहते हैं, महंगे महंगे घर बनाना चाहते हैं, हेलीकॉप्टर में उड़ना चाहते हैं और विदेश यात्राएं करना चाहते हैं, और उसमें औने पौने तरीके से जो है वो सब कुछ खर्चे वर्चे होते हैं। तो इसलिए राज्यों की हालत ऑलरेडी, कई राज्यों की हालत बहुत खस्ता है। इनमें तमिलनाडु भी है, इनमें पंजाब भी है, इनमें पश्चिम बंगाल भी है, केरल भी है, कई स्टेट, मतलब इतने स्टेट हैं जो चौपट होने के कगार पर पहुंचे हुए हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट से फिर मदद मांगते हैं कि जी हमें वादे पूरे। सर कि जीएसटी में हमको हिस्सा नहीं मिला, टैक्स में हिस्सा नहीं मिला। केरल वाला मामला तो सर याद कीजिए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा हुआ था कि हमें केंद्र मदद नहीं कर रहा है, पैकेज नहीं दे रहा है। निर्मला सीतारमण ने सदन में खड़े होकर के चैलेंज कर दिया था कि अगर ये आरोप आप केंद्र पर लगा रहे हैं कि जीएसटी का आपका जो बनता है वो आप तक नहीं गया है, तो जरा हमको आंकड़े दिखा दीजिए, हमको दस्तावेज दिखा दीजिए। सबका टाइम पर जाता है, इसके बावजूद छाती पीटते हैं ये लोग कि हम तो मर गए और केंद्र सरकार हम। नहीं, आपकी गलतियां हैं, आप वित्तीय प्रबंधन ठीक तरीके से नहीं कर रहे हैं। तो ये नाकामी और नालायकी राज्यों की है। वही हाल हम यहाँ देख रहे हैं, हिमाचल में भी देख, ये हिमाचल एक्चुअल में, हिमाचल हुआ, आपका उत्तराखंड हुआ, पूर्वोत्तर के ज़्यादातर राज्य हैं, ये बहुत छोटे छोटे स्टेट हैं, और ऐसे राज्यों को कई बार स्पेशल स्टेटस भी इसलिए दिया जाता है कि ये बहुत विषम परिस्थितिकीय जो है चीज़ों से गुजरते हैं, और इनकी आमदनी उस तरीके की नहीं है जैसी जो आपके मैदानी राज्य हैं उनमें संभावनाएं होती हैं। अब हिमाचल जैसा प्रदेश जिसके पास कोई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट भी नहीं है, नीचे आप चंडीगढ़ आते हैं तब जाकर के इंटरनेशनल फ्लाइट पकड़ते हैं, वहाँ पर इको सिस्टम को इको व्यवस्था को लेकर के और दूसरी तमाम चीज़ों को लेकर के कई तरह की इंडस्ट्री की परमिशन ही नहीं दी जा सकती है। जिन इंडस्ट्री की परमिशन दी गई है अतीत में या लगी हैं, इधर नीचे आप देखें सोलन में, कसौली के आसपास, बिलासपुर वगैरह में कहीं अगर लगी भी हैं, तो अब उनकी हालत क्या है जरा इसकी भी पैमाइश कर लीजिए। तो ये बड़े भारी संकट हैं, और चूंकि हर 5 साल में सरकारें भी बदल जाती हैं, तो अगर कोई केंद्र सरकार सीरियसली प्रयास भी करे इस तरह के पहाड़ी राज्यों के लिए, तो वो जब तक सिरे चढ़ती हैं योजनाएं, जब तक पूंजी निवेश आता है, तब तक पता लगा कि राज्य में सरकार ही किसी दूसरे की आ गई है। आपने देखा नहीं था महाराष्ट्र में क्या हुआ था? जब तक उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने रहे तब तक बुलेट ट्रेन के लिए जो महाराष्ट्र का पूरा इलाका था वहां पर जमीन का अधिग्रहण करके ही तो नहीं दिया उन्होंने। बिल्कुल। तो वो प्रोजेक्ट अब इतना महंगा होता जा रहा है। अभी खबर आ रही थी 2 दिन पहले कि जापान से अब नए सिरे से नेगोशिएशंस हो रही हैं कुछ चीज़ों को लेकर के। पहले वो 1 लाख करोड़ रुपया देने को तैयार था शिंजो आबे के टाइम में, वो 1 लाख करोड़ तो दे रहा है, लेकिन अब चूंकि लागत बढ़ रही है तो जो बाकी की चीजें हैं उसके लिए दिक्कत आ रही है। तो ये जो संवेदनशीलताएं हैं, जो पेचीदगियां हैं, जो तकनीकी पेंच हैं, और जो योजनाएं और बड़े प्रोजेक्ट लिंगर ऑन हो जाते हैं, लंबे खिंच जाते हैं, उसकी लागत कितनी बढ़ती है
किस तरह की दुश्वारियां पेश आती हैं, इनको ये संवेदनशीलता से नहीं लेते हैं। और उसी का परिणाम है कि अलग अलग राज्यों की हालत जो है वो बहुत खराब होती जा रही है। बिल्कुल सर। लेकिन सर ये बताइए कि ये अशोक तंवर ने क्या किया? ये पाला ही बदलते रहते हैं। हरियाणा चुनाव में अब कल वोटिंग होनी, उससे कुछ घंटे पहले फिर से कांग्रेस में शामिल हो गए, और ताज्जुब ये कि 1 घंटे पहले वो बीजेपी के प्रत्याशी के लिए वोट मांग रहे थे। हाँ, तो ये ऐसे लोगों के लिए तो कहा जाता है कि इनका कोई धर्म ईमान है कि नहीं है। भाई, आप कांग्रेस छोड़ करके क्यों गए थे? हरियाणा की जनता को आपको बताना तो पड़ेगा ना। अगर आप वापस हरियाणा कांग्रेस में शामिल हुए हैं तो आप हरियाणा की जनता को बताइए कि 2019 में आपने कांग्रेस क्यों छोड़ी थी, कौन से कारण थे। और अभी भी मुझे लगता है कि महेंद्रगढ़ में जब इनकी मंच पर सीधे वापसी हुई राहुल गांधी की मौजूदगी में, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जरा उन विजुअल्स में देखिए चेहरा उतरा हुआ है। और कुमारी सैलजा भी मंच पर नहीं थी। मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी पूरी तरीके से विश्वास में नहीं लिया है। उन्होंने भी हो सकता है ये कह दिया हो, क्योंकि सैलजा जो है वो इन दिनों थोड़ा बिगड़ी हुई हैं, बिगड़े बोल उनके सामने आ रहे हैं, तो इन लोगों को लग रहा है कि हरियाणा में जो 21-22% दलित मतदाता है कहीं वो छिटक ना जाए, तो इसलिए एक दलित चेहरे को और भर्ती कर लो फिर से। तब राहुल गांधी ने क्यों नहीं रोका था जब ये 2019 में गए थे? और कारण क्या थे, क्यों छोड़ी थी कांग्रेस? क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा इनको बर्दाश्त करने को तैयार नहीं थे। अब कर इनको हटा दिया गया था। इनको हटा करके ही एक और दलित चेहरे कुमारी सैलजा को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया था, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा ने उनको भी बर्दाश्त नहीं किया और सैलजा को हटा करके फिर उदयवान को लाया गया, जो जो हुड्डा के करीबी हैं। और उदय वाहन की जो पिछले दिनों एक तस्वीर वायरल हुई है, जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हुई उनकी एक महिला पूर्व विधायक उनके साथ ये छेड़खानी कर रहे हैं, हाथ की जो कारस्तानियां हैं वो दिखाई दे रही थी। तो इस तरह के तो लोग हैं इनके पास में, तो ऐसे लोगों को आप प्रदेश अध्यक्ष बनाते हैं। अब अशोक तंवर के आ जाने से अगर दलित नाराज हैं कुमारी सैलजा के साथ, जो भी कुछ हुआ है टिकटों के बंटवारे में या उसके बाद जो टिप्पणियां की गई हैं उनके बारे में, गाली गलौज की गई है उनको लेकर के, उससे अगर नाराज है दलित वर्ग, तो केवल अशोक तंवर के आने भर से वो रुक थोड़ा जाएगा। और अशोक तंवर अगर इतनी ही बड़ी तोप हैं, तो सिरसा में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर कुमारी सैलजा के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, जीत क्यों नहीं गए? वहां तो हार गए वो। तो ये बस वही है ना कि आखिरी टाइम पर एक असुरक्षा का भाव है, उसमें ये सब किया जा रहा है। सर ये जो अभी चुनाव प्रचार हुआ उसमें जीजाजी का मुद्दा बड़ा उछला, बीजेपी ने बड़ा उछाला कि कांग्रेस की जीजाजी चोर है, रॉबर्ट वाड्रा की बात करे थे। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि बीजेपी की सरकार थी सर, इतनी बार ये मुद्दा उछल चुका है कि उनके पास बड़ी सारी जमीनें हैं हरियाणा में, तो फिर समय रहते बीजेपी कार्रवाई क्यों नहीं करती है सर उनके खिलाफ? तो चीफ मिनिस्टर नायब सैनी का एक बयान बड़ा वायरल हुआ था ना, जिसमें वो कह रहे थे कि चलो दीदी और भाई जो हैं वो तो आ गए चुनाव प्रचार के लिए, जीजा जी को भी ले आते तो लोग मिल लेते, उनसे भी, उनके भी दर्शन कर लेते। तो उसके पीछे उनका तंज यही था कि भाई रॉबर्ट वाड्रा को हरियाणा में इसलिए नहीं लाया गया है कि जो स्मृतियां हैं वो सब ताज़ा हो जाएंगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ भी उनकी स्मृतियां जुड़ी हुई हैं। जब लैंड यूज चेंज हुआ था शिकोहपुर में, गुड़गांव के पास और तमाम जगहों पर, उस समय ज़मीनों को बहुत कौड़ियों के भाव खरीदने और फिर उनको बहुत महंगे दामों पर जो है डीएलएफ वगैरह को बेचने का मामला सामने आया था। उसकी जांच पड़ताल भी हुई थी। अब मुझे पता नहीं वो किस स्टेज में है, लेकिन अब लोगों ने इन चीज़ों को, अगर मैं सही कहूँ तो, सीरियसली लेना और उन पर बातें करना भी बंद कर दिया है। क्योंकि जब चुनाव आते हैं तो फिर आपको वाड्रा भी याद आ जाते हैं, शिकोहपुर भी याद आ जाता है। भूपेंद्र हुड्डा सरकार ने उनको ओबलाइज किया था, लैंड यूज की चेंज किया था, उन्होंने करोड़ कमाए थे, ये सब भी याद आ जाती हैं।
जब चुनाव निपट जाते हैं तो फिर आप वाड्रा को भी भूल जाते हैं, एजेंसियां भी भूल जाती हैं। तो ये चीजें अब वाकई लोगों ने अब चर्चा करना ही बंद कर दिया है, और लोगों में भी एक धारणा ये बलवती होती जा रही है कि राजनीतिक टूल बना लिया गया है इन चीजों को। बिल्कुल जब अवसर आता है तो आप इन चीजों को उछालते हैं, जब चीजें निकल जाती हैं तो उसके बाद फिर आप शांत हो जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। सर चलते चलते बता दीजिए कि कल मतदान है, क्या आपको समीकरण बनते दिख रहे हैं? अब ये कहा जा रहा है कि पहले बीजेपी बिल्कुल हाशिए पर थी, लेकिन अब बीजेपी वापस लौट आई है। और कांग्रेस में इसी बात को लेकर टेंशन है, शायद तंवर भी इसीलिए बुला लिए गए हो। तो क्या लगता है आपको 90 सीटों में बीजेपी कितने पर दिखती है आपको? क्या आंकलन कहते हैं आपके? मैं कोई अंक तो नहीं दूंगा अंजू जी, लेकिन मैं 1.5-2 महीने पहले जो वातावरण था, जो चर्चाएं थी, जो जमीन से सूचनाएं आ रही थी, चूंकि मैं हरियाणा में काम करता रहा हूँ 16 साल, तो मैं वहाँ एक अखबार में संपादक ही रहा, और चंडीगढ़ भी मेरा बेस रहा। अमर उजाला जब शुरू हुआ था 99 में, मैं ही इंचार्ज था वहाँ पर। तो चंडीगढ़ से लेकर के सारे हरियाणा, हिमाचल भी और पंजाब भी, उसकी पॉलिटिक्स को करीब से देखने और जानने समझने का मौका तो मिला है। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी बहुत होती है, और दोहरी एंटी इनकम्बेंसी थी, 10 साल की हरियाणा की और 10 साल की केंद्र की। तो 1.5-2 महीने पहले तक ये कहा जा रहा था कि ऐसा ना हो कि कांग्रेस 2004 में जो 67 सीटें जीत करके आई थी, वैसा ही इस बार भी प्रदर्शन करे। पर इन 1.5-2 महीने में यमुना जी में बहुत पानी बह गया है, और बहुत सारे घटनाक्रम हुए हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जिसमें कांग्रेस की जो अंदरूनी लड़ाई है वो खुल करके सड़क पर आई है, बयानबाजियां भी हुई हैं, टिकटों का बंटवारा जिस तरीके से हुआ है, प्रत्याशी जिस तरीके से सामने आए हैं, वो भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियां, उनका जो कंटेंट था, जो उनके मुद्दे थे, उनके जो प्रहार थे इस परिवार पर, भ्रष्टाचार को लेकर के, दूसरी तमाम चीज़ों को लेकर के, उन्होंने जिस तरीके से अपना प्रचार अभियान चलाया, मुद्दे रखे जनता के सामने। और ये कहना होगा कि बीजेपी के तमाम जो प्रभावित करने वाले चेहरे हैं, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हों, हिमंता बिस्वा शर्मा हो, राजनाथ सिंह जी हों, या आपके मनोहर लाल खट्टर हों, जिनका पंजाबी समुदाय में बहुत बड़ा असर है, सबसे बड़े लीडर वही हैं आज की तारीख में इस पूरे इलाके के पंजाबियों के। तो उन सब की भी ड्यूटी लगाई गई, उन्होंने अपना काम किया जा करके, और संघ की तरफ से इधर सक्रियता काफ़ी देखी गई है हरियाणा में। तो इस सब के चलते मुझे लगता ये है कि फाइट जो है वो काफ़ी टफ है, और ये फलोदी, सट्टा बाजार और तमाम दूसरे उनके हवाले से जो यूट्यूब चैनल हैं उन पर जिस तरह की खबरें आ रही हैं, उसमें तो यहाँ तक दावा किया जा रहा है कि साहब भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो सकती है हरियाणा में फिर से, और कांग्रेस जो है वो लटक सकती है। अब ये कितनी सच है कितनी गलत है, ये तो 8 तारीख को जब रिजल्ट आएंगे तब पता लगेगा। लेकिन वैसी स्थिति नहीं रह गई है जैसी 1.5-2 महीने पहले थी, उसमें सर आप आमूल चूल परिवर्तन दिखाई दे रहा है। सर आप हरियाणा के लाल को तो भूल ही गए, केजरीवाल को। उन्होंने भी 90 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए। इस बार सारे लालों का बुरा हाल है। अब आप देखिए, बंसीलाल के परिवार की पुत्र वधू भारतीय जनता हाँ, पार्टी में चली गई। बताइए। भजन लाल का बेटा, उनका पोता चुनाव लड़ रहा है, भव्य बिश्नोई, उसको भी कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है आदमपुर में। देवीलाल के परिवार में तो पहले ही दो फाड़ हो चुकी थी, इंडियन नेशनल लोक दल अलग और जेजेपी अलग, तो उनका वैसे ही पुरसा हाल है। चौधरी रणजीत सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ने को मतलब मजबूर हो गए हैं, और एक और लाल यानी मनोहर लाल वो सेंटर में जा चुके हैं। और जिस लाल का आप चर्चा कर रही हैं, बड़े जोर शोर से टिकट बांटे थे 90 सीटों के लिए, लेकिन वो 90 सीटों के लिए टिकट किस लिए बांटे गए थे? ताकि कुछ आमदनी हो जाए, और 1-2% अगर वोट मिल जाए हरियाणा में, तो जो कि नेशनल पार्टी का दर्जा मिल गया है, तो उसको थोड़ा सा संबल मिल जाएगा। तो बस इतना है। बाकी तो ना सुनीता केजरीवाल को गलतफहमी थी, ना अरविंद केजरीवाल को, ना इनके चुनाव लड़ने वालों को। और मुझे लगता है कि
शांत इसलिए बैठ गए कई दिन पहले कि कांग्रेस से कहा गया होगा कि भाई क्यों हमारा क्यों खेल खराब कर रहे हो, तुम्हारे जगह जगह जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं वो तो हमारे ही वोट काट रहे हैं, तो आगे के लिए थोड़ा संभावना तलाश करके रखो, खुले दरवाजे खोल करके रखो कि आगे भी साथ साथ बैठ सकें। तो इसलिए ये हफ्ता भर पहले निष्क्रिय होकर के बैठ गए थे। और शीश महल चूंकि खाली करना था तो वो गठरियां बांधनी शुरू कर दी थी ताकि 5 फिरोज शाह कोटला में जो रोड पर जो है जा सकें ये। सर आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल शांत हो गए थे। कोई गठरियां वठरियां मैंने तो देखी नहीं। जब वो शीश महल में आए थे तो नीले रंग की वैगनार में आए थे, टोयोटा में वापस जा रहे थे और सिर्फ गाड़ियों में लोग ही नजर आए, मुझे तो सामान भी नहीं नजर आया क्योंकि घर शिफ्ट एक करते सब इतना तामझाम एक होता। एक छोटा हाथी घुसा था वहां पर, छोटा ट्रक जो होता है। बड़ा ट्रक इसलिए नहीं मंगाया होगा कि उसकी फिर चर्चा शुरू हो जाती कि अरे इतना सामान खींच लिया इसने तो शीश महल में रहते रहते। तो हो सकता है कि 2-4 छोटे ट्रक जो हैं इस तरह के रात के अंधेरे में पहुंचे फिर बाद में, तो इसलिए छोटा ट्रक किया था कि ये दिखाई दे कि भाई सामान उमान कुछ खास नहीं है, बहुत ही ईमानदार आदमी है, बहुत ही कट्टर ईमानदार आदमी है। बिल्कुल कट्टर ईमानदार आदमी है सर। और फ्लैट में नहीं गया है, एक बंगले से दूसरे बंगले में गया है। बंगला भी उधार का मांगा हुआ, भीख में मांगा हुआ बंगला है जो अपनी पार्टी के राज्यसभा सांसद से लिया है। तो चलिए देखते हैं अब क्या कुछ ऊंट किस करवट बैठता है हरियाणा में, ये तो 8 तारीख को पता चलेगा। लेकिन जी हिमाचल में जो उथल पुथल हो रही है वो किसी बड़े फेरबदल की तरफ इशारा कर रही है। सर आपने विस्तार से इस विषय पर जानकारी दी मेरे दर्शकों को, मेरे लिए समय जी, निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।